वेलकम टू एग्री वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी। आईपीसी क्या है? इसमें निर्दिष्ट अपराधों के लिए आपराधिक दायित्व का निर्धारण करने के साथ साथ अधिनियम में निर्दिष्ट अपराधों के लिए आपराधिक दायित्व के प्रश्न के अपवादों की घोषणा करने के लिए भारत में बुनियादी शासी कानून है। आईपीसी जो है हमारा आपराधिक कानून है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कोड है जो आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करता है। भारतीय दंड संहिता हमारा एक व्यापक कानून है, ठीक है, जो हमारे आपराधिक कानून के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको संबोधित कर उनको बताता है। मूल कानून वे हैं जो नागरिक कानून के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ साथ आपराधिक कानून में अपराधों और दंडों को परिभाषित करते हैं। हमारा जो मूल कानून है वो नागरिक कानून के अधिकारों को और जिम्मेदारियों को बताता है और साथ ही साथ आपराधिक कानून में क्या अपराधों के जो भी परिभाषा है और उनके दंड हैं वो सभी परिभाषित करता है। उदाहरण से पर समझते हैं हम, जैसे कि मूल आपराधिक कानून परिभाषित करता है डकैती को। आईपीसी हमारा जो है वो डकैती को परिभाषित करता है 391 में करता है। डकैती को हमारा परिभाषित किस में करता है? 391 में। और हमला को किस में परिभाषित करता है? 351 में परिभाषा है। असॉल्ट को 351 में परिभाषित किया गया है। और हत्या को किस में परिभाषित किया गया है? हत्या को किया गया है 300 में परिभाषित किया गया है। यह अपराधों की विशेषताओं और उन्हें करने के प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करता है। भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अपराध को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जिसमें अपराध को शामिल करने वाले सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से अपराध कैसे कैसे क्या क्या होंगे, इसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे जिसको हम अपराध की श्रेणी में मानेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आईपीसी वह कानून है जो दंडनीय अपराधों को परिभाषित करता है, साथ ही उनके दंड या दंड दोनों को परिभाषित करता है। जो हमारा आईपीसी है वो अपराधों को डिफिनेशन देता है, अपराधों को परिभाषित करता है और उनके जो भी अपराध हैं उसमें क्या क्या दंड हो सकते हैं उन सब के बारे में बताता है आईपीसी, ठीक है। यह किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति पर लागू होता है। आईपीसी जो है हमारा वो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति पर लागू होता है। आईपीसी के 23 अध्याय हैं और 511 खंड हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 बी। 120 बी में क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो भी पनिशमेंट है वो 120 बी में दिया गया है। 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र के परिभाषा दिया गया है, आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन किया गया है 120 ए में। और 120 बी में हमारा आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या सजा होगी वह दिया गया है। तो हम देखते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली होता क्या है। तो मैं बेयर एक्ट से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारा बेयर एक्ट में सबसे पहला शर्त क्या है आपराधिक षड्यंत्र के लिए? अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र नहीं करेगा। एक व्यक्ति अगर आपराधिक षड्यंत्र अपने माइंड में करता है तो उसको हम आपराधिक षड्यंत्र की उसमें नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए, ठीक है। और उनके द्वारा कोई अवैध कार्य करने के लिए प्लानिंग किया जाना होना चाहिए कि कोई हम ऐसा कोई एक्ट करेंगे जो इनलीगल है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए और वो ऐसा प्लानिंग कर रहे हो कि हम कोई इनलीगल एक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरा शर्त क्या है कि भले ही वह कार्य जो एक्ट करने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं वो भले ही गैर कानूनी ना हो, इनलीगल ना हो, लीगल हो, बट उसको करने के लिए जो वो लोग वो तरीका जो अपना रहे हैं वो इनलीगल हो।
अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, वो जो षड्यंत्र है वो इनलीगल नहीं है, लीगल है, बट उसको करने के लिए जो इनलीगल तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं तो वह आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा। कोई ऐसा कार्य जो अवैध तो नहीं है, इनलीगल नहीं है, बट जो अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए समान उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, वो दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम ये लीगल कार्य करेंगे बट इनलीगल तरीकों से करेंगे, ठीक है, तब ऐसी सहमति क्या होगी? आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी। आपराधिक षड्यंत्र तो कब मानेंगे कि ये आपराधिक षड्यंत्र है? जब कोई अपराध करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हो रहे हों, एग्री हो रहे हों कि हम कोई आपराधिक कार्य करेंगे, आपराधिक एक्ट करेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करेंगे, तब वह हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बोलेंगे उसको, ठीक है। और कोई नॉर्मल एग्रीमेंट कर रहा है जो कि अपराध नहीं कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो उसको हम आपराधिक षड्यंत्र नहीं बोलेंगे। और यदि कोई व्यक्ति है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो कि लीगल कार्य करना चाहते हैं, लीगल एक्ट करना चाहते हैं, बट वो इनलीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए वो इलीगल तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो एग्री हो रहे हैं कि हम हाँ ये एक्ट करेंगे जो कि लीगल है, बट उसको करने के लिए हम इलीगल तरीकों का प्रयोग करेंगे, तो वो दोनों इस चीज के लिए एग्री हो रहे हैं, तो वो दोनों एक आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये माना जाएगा, ठीक है। भले उनका उद्देश्य लीगल तरीके से कार्य करने का हो, लीगल कार्य करने का हो, बट वो इनलीगल तरीके से कार्य करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। आप आपराधिक षड्यंत्र उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होगा आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए उन जो भी पक्षकार हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए 2 3 4 व्यक्ति हैं, तो उनको वो मोटिव पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध है और हम आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं, हम अपराध करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, मोटिव उनको अच्छे से पता हो, तब उनको पनिशमेंट किया जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र के लिए लायबल ठहराया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, वो 3 लोग हैं, ठीक है। ए और बी को पता है कि हम आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, अपराध करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पर सी को पता नहीं है कि ये अपराध करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उसको सिर्फ ये बोल के ले जाया जा रहा है कि भाई यहाँ जा रहे हैं, इतने टाइम आएंगे, इतने टाइम जाएंगे, तो हमको थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि ए है और बी है, वो बैंक लूटने के प्लानिंग में प्लान कर रहे हैं, और सी को ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमको यहाँ तक बैंक तक छोड़ देना, और हम इतना समय निकलेंगे तो हमें बैंक से निकाल के और ले जाना हमको, ठीक है। तो वो उसको तो मोटिव तो पता नहीं है कि वो लोग क्यों जा रहे हैं बैंक, तो उसको आपराधिक षड्यंत्र में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ ए और बी को लायबल ठहराया जाएगा कि ये दोनों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। और एक ही व्यक्ति जो है वो माइंड में अपना सोचता है, ए है जैसे कि वो अपने माइंड में आपराधिक षड्यंत्र रच रहा है, वो सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि मुझे बी है जो उस व्यक्ति का मर्डर करना है, हत्या करना है, उसके लिए वो बाकायदा मार्केट जाता है, उसके लिए पूरे जो भी सामान है मर्डर के लिए, चाकू वगैरह वो सब खरीद के लाता है, और माइंड में पूरा रखता है कि हाँ मुझे इसकी हत्या करना है, और फिर इसके बाद वो बाद में उसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा, वो मतलब कि वो हो जाता है पीछे हो जाता है हत्या करने के लिए, तो उसको आपराधिक षड्यंत्र के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो आपराधिक षड्यंत्र अपने माइंड में किया है पर वो एक्ट को नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। बट अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति है, ठीक है, 2 लोग हैं मान लो ए और बी, वो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं कि सी नाम के व्यक्ति का हमें हत्या करना है, उसके लिए वो दोनों पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, चाकू वगैरह ला रहे हैं, पूरा अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो बाद में भले ही मुकर जाते हैं कि हम ये अपराध नहीं करेंगे, बट फिर भी उनको आपराधिक षड्यंत्र के लिए लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पहला मोटिव ध्यान रखिएगा, और दूसरा कि वो जो आपराधिक षड्यंत्र है उसका मोटिव पता है, उसको कोई अदर पर्सन उसको ऐड किए हैं और उसको अगर मोटिव पता है
तो फिर आपराधिक षड्यंत्र में वो आएगा। अगर उसको मोटिव पता नहीं है तो वो आपराधिक षड्यंत्र में नहीं आएगा। और एक ही व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर एक ही व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करता है पर उसके बाद पीछे हट जाता है, वो नहीं करता वो एक्ट को, तो वो आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति ये प्लानिंग करते हैं तो वो दोनों आएंगे, भले ही वो एक्ट वो नहीं किए हैं, ठीक है, फिर भी वो उसके लिए लायबल ठहराए जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका पनिशमेंट क्या होगा, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट क्या होगा हम ये देखेंगे। जो कोई, अगर कोई पर्सन है, जो कोई अगर ऐसा कार्य करने के लिए जिसकी सजा मृत्यु हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए वो आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार होते हैं। अगर वो षड्यंत्र करते हैं जिसकी सजा मृत्यु हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, और उससे अधिक जो कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष से अधिक की कारावास हो सकती है, ऐसे अपराध के लिए वो षड्यंत्र रचते हैं, तो वह उसी प्रकार दंडनीय होंगे। अगर वो अपराध वो कर दिए होते तो उनको वो दंड मिलता, उसी प्रकार उनको दंड मिलेगा, भले ही वो अपराध वो नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए वही दंड उनको दिया जाएगा जो अगर वो कर दिए होते तो उनको दंड दिया जाता। जैसे अगर वो हत्या कर दिए होते, मर्डर कर दिए होते, तो उनको मृत्यु दंड अगर दी गई है, फांसी दी गई है जैसे, तो उसी प्रकार को उनको दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है। और क्लॉज जो खा है हमारा, क्लॉज भी है, उसमें बोला गया है कि यदि इन दंड आजीवन कारावास या 2 वर्ष से कम की अगर अवधि के कारावास से कम के दंड से अगर वो अपराध करते हैं जिसमें ये दंड नहीं दिए जा सकते, मृत्यु, आजीवन कारावास, जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता है। 2 वर्ष से कम के कारावास के अगर आपराधिक दंड के षड्यंत्र करते हैं तो उनको कौन सी सजा होती है, तो उनको 6 माह की सजा हो सकती है, 6 माह से अधिक की नहीं हो सकती है, और उनको जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकता है। 6 माह और जुर्माने, इन दोनों से उनको दंडित किया जा सकता है अगर वो ज्यादा मतलब कि संगीन अपराध करने के लिए षड्यंत्र नहीं करते हैं, जिसके लिए मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं हो सकती है। तो इसके अलावा उसको किसकी सजा हो सकती है, 6 मास की सजा हो सकती है, और जुर्माने से भी उनको दंडनीय किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है और इसकी क्या क्या सजा हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा आईपीसी है उसको चेंज किया जा रहा है, चेंज कर दिया गया है। तो अभी हमारा आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता रखा गया है, बीएनएस जो 2023, ठीक है। ये जो बीएनएस है ये हमारा शायद 1 जुलाई से इनेक्ट भी कर दिया जाएगा, लागू भी कर दिया जाएगा, जिसके तहत हमारा जो भी सेक्शन है वो इधर उधर कर दिए गए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उसको किया गया है हमारे बीएनएस में। बाकी जो भी डिफिनेशन है और वो है हमारे जो भी दंड हैं वो सभी लगभग सेम ही हैं, बट सेक्शन थोड़ा इधर उधर किया गया है। तो हमारा जो आईपीसी है इसमें जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इसमें हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120A में इसका डिफिनेशन दिया गया है, 120A में इसका डिफिनेशन दिया गया है, ये 120B में इसका पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो बीएनएस है, बीएनएस में इसका आपराधिक षड्यंत्र जो है 61 में दिया गया है, 61 में दिया गया है, इसका डिफिनेशन भी है और साथ में इसका पनिशमेंट भी है 61 में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 124A राजद्रोह देखते हैं। तो आप राजद्रोह सिंपली समझ लीजिए, जब आप अगर आम जनता को सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ उत्तेजित करते हैं, उनको भड़काते हैं, उनके मन में घृणा पैदा करते हैं सरकार के प्रति, ठीक है। तो अपमान भरी उनकी बातें करते हैं, अपमान भरी बातें करते हैं, उनको संतोषजनक उनसे बातें करते हैं, आम जनता के मन में ये घृणा पैदा करते हैं सरकार के प्रति, जिसके वजह से वो जो लोग हैं
आम जनता वो हिंसात्मक तरीके का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हिंसा पे उतर आते हैं, तो हम उसको राजद्रोह सेडिशन कहेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ गए हो कि अगर आप आम जनता के मन में सरकार के प्रति, जो कि हमारे भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार है, उनके खिलाफ आप भड़काते हैं आम जनता को, उनको असंतोष करते हैं, असंतोषजनक बातें करते हैं, उनसे अपमानजनक बातें करते हैं हमारे सरकार के खिलाफ, और यदि उनको एक्शन द्वारा उनके खिलाफ उत्तेजित करते हैं सरकार के खिलाफ, तो फिर वो हमारा राजद्रोह की श्रेणी में आएगा, ठीक है। आप 3 तरीके से ये चीज जैसे करते हैं, यानी कि अगर आप वर्ड्स द्वारा, शब्दों द्वारा, शब्द जो है आपके लिखित भी हो सकते हैं और आप बोल के भी कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप संकेतों द्वारा, या फिर आप दृश्य रूप प्रस्तुति द्वारा, मतलब आप संकेत द्वारा, साइन द्वारा आप लोगों को दिखा के भड़काते हैं, और या फिर आप बोल के भड़काते हैं, या फिर आप लिख के भड़काते हैं, या फिर आप दिखा के भड़काते हैं, कुछ ऐसी चीजों को दिखा के आप लोगों को भड़काते हैं जिससे वो जो लोग हैं वो हिंसा पे उतर आते हैं, ठीक है, हिंसा पे उतर आते हैं और हिंसात्मक तरीके का प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब आप उनको राजद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं और राजद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। किसके खिलाफ? हमारे भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, ठीक है। और इसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो इसके लिए आपको पनिशमेंट, यदि आप राजद्रोह करते हैं तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास, या फिर 3 वर्ष की कैद, या फिर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या सजा हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मतलब आजीवन कारावास, या फिर 3 वर्ष तक की सजा, या फिर जुर्माना से आपको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। इसके 3 एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो है डिसअफेक्शन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यानी कि आप सरकार के खिलाफ घृणा पैदा कर रहे हैं, उन्हें लोगों को, आम जनता को उत्तेजित कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। उनके भावनाओं में शत्रुता भावना पैदा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिससे वो लोग हिंसात्मक तरीके का प्रयोग कर लें, अपने आवाज उठाने के लिए हिंसात्मक तरीके का प्रयोग कर ले, तो वह राजद्रोह की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और यदि एक्सप्लेनेशन 2 और 3 कहता है कि यदि लोग जो हैं वो घृणा, अपमान या फिर असंतोष तरीके को ना अपना के, मतलब कि आप अपना आवाज उठाने के लोग जो है सरकार के कामों के प्रति विधि पूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने के लिए अनुमोदन प्रकट करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मतलब हिंसात्मक तरीके का प्रयोग ना करके वो जो है सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराना चाहते हैं कि ये जो आपकी जो भी कानून है ये हमारे जो अधिकार हैं उनका वायलेशन करता है, उनको छीनता है, हनन करता है, तो उसको आप विधिपूर्ण तरीके से आप परिवर्तित करें, सरकार को ये अनुमोदन करते हैं। तो ये जो है इसके लिए आप टीका टिप्पणी करते हैं, हिंसात्मक तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि आप सरकार के प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि ये जो सरकार है जो ये कानून लाए हैं, इसका जो भी ये कानून है ये हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो आप इसको विधिपूर्ण तरीके से बदल दें, परिवर्तन कर दें। इसके लिए आप उनको, सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं और शांतिपूर्ण आप विधिपूर्ण तरीके से उसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। आप हिंसात्मक तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो जो है हमारा राजद्रोह नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ ये राजद्रोह का जो भी सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सेक्शन है ये इसमें है आईपीसी में जो है इसमें सेक्शन 124 में है राजद्रोह,
और जो ये BNS है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो हमारा नया कानून है, इसमें ये जो सेक्शन है ये 152 में दिया गया है। ठीक है, आप 152 में देख ले।